अब हम पढ़ते हैं विधेयकों के बारे में। सबसे पहले साधारण विधेयक। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्री हो चाहे कोई भी हो प्रस्तुत कर सकता है। जब विधानसभा के बाद विधान परिषद में जाए तो विधान परिषद चाहे तो पारित कर सकता है, चाहे तो संशोधन करके पारित कर सकता है, चाहे तो अस्वीकृत कर सकता है, चाहे 3 माह तक लंबित रख सकता है। यदि विधानसभा द्वारा पुनः भेजा जाता है पास करके, तब विधान परिषद क्या करेगा? विधान परिषद द्वारा सेकंड बार में भी अस्वीकार किया जा सकता है, संशोधन करके विधानसभा को अस्वीकृत कर सकता है या 1 माह तक लंबित रख सकता है। लेकिन दोनों दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अस्वीकृत करेगा तब भी, संशोधन करके भी संशोधन करेगा और विधान परिषद जिसको स्वीकार नहीं करेगा तब भी, और 1 माह तक लंबित रखेगा तब भी इसको स्वीकार माना जाएगा। अब स्वीकार हो गया और गवर्नर के पास भेजेगा, तब गवर्नर क्या करेगा? स्वीकार कर सकता है, रोकेगा तो फिर वो समाप्त माना जाएगा, पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा और पुनः फिर दे दिया तो मंजूरी देना अनिवार्य होगा। और यदि प्रेसिडेंट के पास विचार के लिए भेज दिया गया तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? स्वीकार कर सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और 6 माह के अंदर दोबारा देना पड़ेगा। दोबारा देता है मूल रूप से या उसको संशोधित करके देता है तो क्या होगा? संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं कि राष्ट्रपति अब क्या करेगा। अब आगे हम देखते हैं ये साधारण में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। इसमें विधान परिषद पारित कर दिया हो और विधानसभा उसको अस्वीकृत कर दिया हो तो समाप्त माना जाता है। अब है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, गवर्नर के सिफारिश के बाद ही, और विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकता है। विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं होगा, सरकारी और केवल मंत्री ही प्रस्तुत करेगा। गवर्नर के पास जब भेजा जाएगा तो स्वीकृति देगा या रोक लेगा, या प्रेसिडेंट के पास विचार के लिए भेजेगा या पुनर्विचार, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही परमिशन मिला है। मान लो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है तो क्या होगा? स्वीकृति देगा, रोकेगा, लेकिन पुनर्विचार के लिए फिर से नहीं भेजेगा क्योंकि इस पर गवर्नर का अनुमति उन्होंने ले लिया था। अब हम देखते हैं सीट कहाँ कहाँ पर कितना है। विधानसभा सीट में सबसे ज़्यादा यूपी में 403 है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 294 है, उसके बाद महाराष्ट्र में 288 है, उसके बाद बिहार में 243 है। विधान परिषद का देखते हैं। यूपी में 100 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है और बिहार में भी 75 है। तो इस प्रकार सीट है। अब हम देखते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में 214 से 231 तक बताया गया है। 1862 में 3 उच्च न्यायालय था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। 1966 में 1866 में 4 साल के बाद इलाहाबाद भी बन गया। उसके बाद 7वें संशोधन में 1956 में 2 या अधिक राज्य के लिए या केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1 हाई कोर्ट हो सकता है, इसका प्रावधान किया। कुल 24 हाई कोर्ट है। केवल दिल्ली ऐसा सिटी है, सेंट्रल टेरिटरी है, जिसमें हाई कोर्ट है 1966 से। अब हम देखते हैं संगठन कैसे होता है हाई कोर्ट का। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी प्लस प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त विवेक से जितना भी वो चाहे। नियुक्ति कैसे किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है और इसके सलाह लेता है सीजेआई और उस राज्य के गवर्नर से। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। अब योग्यता क्या होना चाहिए? भारत में न्यायिक अनुभव 10 वर्ष का हो या 10 वर्ष का अधिवक्ता हो हाई कोर्ट में। शपथ ये लेगा गवर्नर के समक्ष। इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष का। और ये
कोई भी उससे संबंधित प्रश्न प्रेसिडेंट उसका फैसला करेगा जो अंतिम होगा, लेकिन ये सलाह लेगा उस समय सीजेआई का। सेवानिवृत्ति के बाद ये वकालत नहीं कर सकता और जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ये उसको अधिकार है। अगर इसको हटाना हो तो संसद के विशेष बहुमत के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? प्रस्ताव आएगा लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 और फिर अध्यक्ष या सभापति के पास प्रस्ताव जाएगा, उसकी स्वीकृति या स्वीकृति वो दे सकता है। मान लो स्वीकृति दे देता है तो 3 लोगों का समिति होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, जिसमें न्यायविद भी हो सकता है और एक न्यायविद जो है, 3 लोगों का समिति बनेगा और उसके सलाह के आधार पर प्रेसिडेंट हटाएगा। अब वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं महाभियोग के अलावा संसद या विधानमंडल न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकता। संविधान की व्याख्या हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब हम हाई कोर्ट के शक्ति को देखते हैं या क्षेत्र को। एक होता है प्रारंभिक, दूसरा रीट और तीसरा अपील। पहला देख लेते हैं प्रारंभिक। वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी अवमानना, संसद या विधानमंडल सदस्य का निर्वाचन, राजस्व का आदेश, मूल अधिकार, संविधान की व्याख्या, ये सब है। दूसरा रीट जारी करना 226 के अंतर्गत मूल ढांचा कहा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अपील के बारे में नहीं बताया है। अपील के इसके अलावा है पर्यवेक्षीय, अभिलेखीय और न्यायिक पुनरावलोकन 13 और 226 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत 233 से लेकर 237 तक बताया गया है। इसमें एक जिला न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा हाई कोर्ट के सलाह से करेगा। इसकी योग्यता होगा 7 वर्ष अधिवक्ता हो या हाई कोर्ट की सिफारिश द्वारा। अन्य की नियुक्ति करेगा, नियुक्ति गवर्नर के द्वारा सलाह लेगा हाई कोर्ट से और पीएससी से। अब हम देखते हैं उच्च न्यायालय जो भारत में है, जिसमें एक से ज़्यादा पर वो बना हुआ है, लागू है। जैसे मुंबई हाई कोर्ट है, वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली के लिए कार्य करता है। कलकत्ता है वो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के लिए। गुवाहाटी है वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल के लिए। केरल जो है वो केरल, लक्षद्वीप के लिए। मद्रास जो है तमिलनाडु, पुदुचेरी के लिए। और पंजाब और हरियाणा जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ जो है 22वां नंबर का हाई कोर्ट यहाँ बना, 2000 में बना था।